नमस्कार फ्रेंड्स। इससे पहले वीडियो में हमने मानव जाति के उत्थान विकास के बारे में बात की थी। अब अगर उनके आनुवंशिकी वर्णक्रम के बारे में बात करें तो जीनोम परियोजना एक परियोजना है। जीनोम परियोजना वह वैज्ञानिक परियोजना है जिसका लक्ष्य किसी प्राणी के संपूर्ण जीनोम अनुक्रम का पता करना है। जीन हमारे जीवन की कुंजी हैं। वैसे ही दिखते या करते हैं जो काफ़ी अंश तक हमारे देह में छिपे सूक्ष्म जीव तय करते हैं। यही जीन मानव इतिहास में भविष्य की ओर संकेत करते हैं। जीन वैज्ञानिकों का मानना है कि यदि एक बार मानव जाति के समस्त जीनों की संरचना का पता लग जाए तो मनुष्य की जीन कुंडली के आधार पर उसके जीवन की समस्त जैविक घटनाओं और दैहिक लक्षणों की भविष्यवाणी करना संभव हो जाएगा। यद्यपि यह कोई आसान काम नहीं है क्योंकि मानव शरीर में हजारों लाखों जीवित कोशिकाएं होती हैं। जीनों के इस विशाल समूह को जीनोम कहते हैं। आज से लगभग 136 वर्ष पूर्व बोहेमियन भिक्षुक ग्रेगर जॉन मेंडल ने मटर के दानों पर किए अपने प्रयोगों को प्रकाशित किया था, जिसमें आनुवंशिकी के अध्ययन का एक नया युग प्रारंभ हुआ था। इन्हीं लेखों से कालांतर में आनुवंशिकी के नियम बनाए गए। उन्होंने इसमें एक नई आनुवंशिकी इकाई का नाम जीन रखा तथा इसके पृथक होने के नियमों का थॉमस हर्ट मॉर्गन ने 1910 में ड्रोसोफिला के ऊपर शोध करते हुए यह सिद्ध किया कि जीन गुणसूत्र में एक सीधी पंक्ति में सजे हुए रहते हैं तथा कौन सा जीन गुणसूत्र में किस जगह पर है इसका भी पता लगाया जा सकता है। हरमन मूल 1926 में खोज की कि ड्रोसोफिला के जीन में एक्सरे से आनुवंशिकीय परिवर्तन हो जाता है, जिसे उत्परिवर्तन भी कहते हैं। सन 1988 में यह प्रमाणित हुआ कि प्रोटीन नहीं वरन डीएनए ही जीन होता है। सन 1953 में वाटसन और किर्क ने डीएनए संरचना का पता लगाया और यह दो तंतुओं से बना हुआ घुमावदार सीढ़ी-नुमा या दोहरी कुंडलिनी के आकार का होता है। किसी भी प्राणी के संपूर्ण जीनोम पदार्थ को जीनोम कहते हैं। मानव शरीर हजारों लाखों जीवित कोशिकाओं का बना हुआ है, जिन्हें हम कोशिकाओं के नाम से जानते हैं। प्रत्येक कोशिका इतने सूक्ष्म होते हैं कि हम उसे केवल आंखों से नहीं देख सकते। उसे देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का सहारा लेना पड़ता है। प्रत्येक कोशिका के अंदर एक केंद्रक होता है। प्रत्येक केंद्रक के अंदर धागे के आकार की संरचनाएं होती हैं, जिन्हें गुणसूत्र कहते हैं। प्रत्येक केंद्रक में 46 गुणसूत्र होते हैं। 23 गुणसूत्र पिता से व 23 माता से आते हैं। ये गुणसूत्र प्रोटीन तथा न्यूक्लिक अम्ल से मिलकर बने होते हैं, जिसे डीएनए कहते हैं। न्यूक्लिक अम्ल की संरचना इकाई है न्यूक्लियोटाइड। जब एक कोशिका का विभाजन होकर दो कोशिकाएं बनती हैं, तब उनका जीनोम भी दुगना हो जाता है। कोशिका का विभाजन होते समय डीएनए के दोनों तंतु पृथक हो जाते हैं और प्रत्येक तंतु का एक नया संपूरक तंतु न्यूक्लियोटाइड पेयरिंग का बेस या पेयरिंग के नियम से बनता है। अतः प्रत्येक नई कोशिका के डीएनए में एक नया और एक पुराना तंतु होता है। बेस पेयरिंग के नियम के पालन से जो नया तंतु बनता है पुराने तंतु की हूबहू प्रतिलिपि होता है। अगर डीएनए संरचना के बारे में बात करें तो डीएनए चार मूल बेसों का बना होता है। एडेनिन, ए थायमिन, डी ग्वानिन, जी एवं साइटोसिन सी। एक तंतु का ए दूसरे तंतु के टी के साथ तथा एक तंतु का सी दूसरे तंतु के जी के साथ ही जुड़ता है। एक डीएनए का तंतु दूसरे तंतु का संपूरक होता है। तो यदि एक तंतु का अनुक्रम पता हो तो दूसरे का ज्ञात किया जा सकता है। इन दो तंतुओं के बीच हाइड्रोजन बंध होते हैं जो दो बेसों को जोड़ते हैं। डीएनए के विभिन्न बेस युग्मों का विशिष्ट अनुक्रम जीन कहलाता है। वस्तुतः जीन ही आनुवंशिकता की भौतिक व कायिक इकाई है। इसी के द्वारा यह सूचना कुटित होती है जो प्रोटीन संश्लेषण को निर्देशित करती है। ऐसा अनुमान है कि लगभग 1 से 1.5 तक जीन प्रत्येक कोशिका में हैं, जो हमारे शरीर के सभी कार्यों को संपन्न करने में सक्षम हैं।
परंतु ऐसे जीन कोशिका में लगभग 3% ही हैं। शेष 97% डीएनए जंक या बेकार डीएनए है, जिसका सही कार्य होता है। मानव जीनोम परियोजना के बारे में बात करें तो यह एक अति महत्वाकांक्षी, बढ़ते एवं सर्वाधिक खर्चीली जीव वैज्ञानिक परियोजना है। अमेरिका के ऊर्जा विभाग USDE तथा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ NIH की भागीदारी से सन 1988 में मानव जीनोम परियोजना प्रारंभ हुई। इसका औपचारिक शुभारंभ 1990 में हुआ। कालांतर में इसने विश्वव्यापी रूप धारण कर लिया। यह 18 देशों की लगभग 250 प्रयोगशाला इसमें शामिल हैं। इसके मुख्य लक्ष्य हैं: मानव डीएनए के लगभग 1 लाख जीनों की पहचान करना, मानव डीएनए बनाने वाले लगभग 3 अरब 20 करोड़ अक्षरकों का निर्धारण करना, सूचनाओं का डाटाबेस में संचित करना, अधिक तेज और कार्यक्षम अनुक्रमित प्रौद्योगिकी का विकास करना, आंकड़ों के विश्लेषण के लिए टूल विकसित करना, परियोजना से नैतिक, विविध व सामाजिक मुद्दों का निराकरण करना। इस परियोजना के 3 चरण हैं। पहला चरण 1990 में शुरू हुआ, तब इसे 15 वर्षीय परियोजना के रूप में लिया गया था। इसके तहत मनुष्यों के लगभग 1 लाख जीनों में विद्यमान 3 अरब अक्षर युग्मों का लक्ष्य रखा गया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्य मात्र 3 वर्षों में ही पूरा हो गया। दूसरी योजना की कार्यविधि भी 1993-1998 तक रही। तीसरी योजना के अंतिम चरण में अक्षर युग्मों का पूरा डाटाबेस तैयार किया जा रहा है। औसतन मनुष्यों में प्रत्येक गुणसूत्र में लगभग 13 करोड़ अक्षरक युग्म होते हैं और पूरे जीनोम में लगभग 300 करोड़ अक्षरक युग्म पाए जाते हैं। प्रत्येक कोशिका के गुणसूत्र में उपस्थित डीएनए के 4 अक्षरकों का अनुक्रम पता लगाना ही मानव जीनोम परियोजना का मुख्य उद्देश्य है। जीनोम को अनुक्रमित करने के लिए सर्वप्रथम डीएनए की आवश्यकता थी, जिसके लिए मानवदाताओं की आवश्यकता ली गई। विज्ञापन देकर प्रयोगशाला या केंद्र के आसपास लोगों को बुलाया गया। उनके रक्त के नमूने प्राप्त किए गए। नमूनों को दाता का नाम मिटाकर एक नंबर दिया गया, इसलिए कि कौन सा नमूना किस व्यक्ति विशेष से लिया गया है इसका पता ना चल सके। संबंधित प्रयोगशाला इसमें से नमूने का चयन करती। कोशिकाओं का संवर्धन करने के लिए इनकी सेल लाइन बनाई गई ताकि वे मर ना सकें। अंततः इन कोशिकाओं से डीएनए निकाला गया। डीएनए के छोटे छोटे टुकड़े बनाकर उसे जीवाणु में क्लोनन किया गया। अंत में सारे क्लोनों के अनुक्रमण को कंप्यूटर की सहायता से क्रमवार लगाकर जीनोम अनुक्रमण का अंतिम रूप से निर्धारण किया गया। जीनोम की संरचना का पता लगाने के लिए अंतर रोबोटिक मशीनों का उपयोग किया जा रहा है। ये मशीनें प्रति मिनट 12,000 इकाइयों का संशोधन करने में सक्षम हैं। इस परियोजना से प्राप्त होने वाली जानकारी या डाटा की विशाल मात्रा विज्ञान के क्षेत्र में कीर्तिमान है। यद्यपि आज हम मनुष्य की संपूर्ण आनुवंशिक कूट संहिता को पढ़ने में सक्षम हो गए हैं, किंतु यह कार्य उतना सरल नहीं। शुरू से अंत तक केवल A, T, C और G के भिन्न भिन्न अनुक्रम से बनी हुई यह कूट संहिता यदि लेख की जाए तो 200 से अधिक दूरभाष निर्देशिकाएं भर जाएंगी। मानव जीनोम संरचना का उपयोग तभी संभव है जब हजारों जीनों द्वारा निर्मित प्रोटीनों की क्रियाविधि की जानकारी सुलभ हो पाए। जीन में विद्यमान डीएनए के अक्षरों का क्रम प्रोटीन के अमीनो अम्ल का क्रम तय करता है। परियोजना के तहत यह भी पता लगाया जाएगा कि जीन अपने आप को किस प्रकार व्यक्त करते हैं। यह भी पता लगाया जाएगा कि मानव जाति के जीनों के बीच इतनी विभिन्नताएं क्यों हैं और कैसे पनपी। मानव जीनों की संरचनाओं की तुलना अन्य जीनों की संरचनाओं से भी की जाएगी। डॉक्टर फ्रांसिस कोलेंस, जो कि इस मानव परियोजना के अध्यक्ष हैं, का मानना है कि 2050 जीनोमिक्स या जीनोम विज्ञान एक उपयोगी विद्या के रूप में स्थापित हो जाएगा। भारत में अगर जीनोम परियोजना के बारे में बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चल रही मानव जीनोम परियोजना से भारत भी अछूता नहीं है। सन 1999 में चेन्नई में आयोजित राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस में जीनोम समिट नाम से एक दिवसीय सत्र आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता जेम्स वाटसन ने की थी। सत्र में देश की वैज्ञानिकों की राय था कि भारत को इस जीनोम युग का लाभ उठाना चाहिए, क्योंकि भारत के पास पर्याप्त अवसर हैं। वस्तुतः भारत अपने जातीय व जनजातीय समुदाय के कारण आनुवंशिकी की जीती जागती विशाल प्रयोगशाला है।
एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा प्रकाशित पुस्तक पीपल ऑफ इंडिया में बताया गया है कि भारत में विभिन्न समुदाय की कुल संख्या 4,635 है, जिसमें 75 लुप्तप्राय जनजाति भी शामिल हैं। भारत में कोलकाता स्थित भारतीय सांख्यिकी संस्थान के वैज्ञानिक भारत का जीनोग्राफिक मानचित्र बनाने में लगे हुए हैं। अब तक 14 विभिन्न समुदाय के जीन पहचाने जा चुके हैं और इनमें सामान्य रोग फैलाने वाले जीनों के वितरण पर अध्ययन किया जा रहा है। भारत सरकार के जैव प्रौद्योगिकी विभाग के अनुसार देश भर में उन्नत अनुसंधान केंद्रों का जाल बिछाया जाएगा। इसका पहला केंद्र बेंगलोर में स्थापित करने की योजना है। इसका नाम मानव आनुवंशिकी अनुसंधान केंद्र रखा गया है। मानव जीनोम परियोजना के अनुप्रयोग के बारे में बात करें तो इसके कई अनुप्रयोग हैं, जिनमें से प्रमुख है आयुर्विज्ञान, डीएनए द्वारा जांच, जोखिम आंकलन। आयुर्विज्ञान के बारे में बात करें तो जीनोम परियोजना का सर्वाधिक लाभ चिकित्सा क्षेत्र में होगा। पहले किसी रोग से जुड़ी हुई एक जीन की खोज करने में कई वर्ष लग जाते थे। वह सैकड़ों वैज्ञानिकों को इसके लिए प्रयत्न करने पड़ते थे। जीनोम अनुक्रमण की जानकारी से ऐसे जीन के पता लगाने का कार्य अब कुछ महीनों में वैज्ञानिकों का एक छोटा समूह भी कर सकेगा। सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जीनोम अनुक्रमण के प्रत्यक्ष उपयोग से अब तक 30 रोगों के जीनों का पता लग चुका है। इसमें टार स्टाक्स सिंड्रोम, सिस्टिक फाइब्रोसिस, हैरिंगटन रोग आदि प्रमुख हैं। इस आणविक चिकित्सा से निम्न उद्देश्यों की प्राप्ति होगी: रोगों की उच्च जांच होगी, आनुवंशिकी रोगों का पूर्व आंकलन लगाया जाएगा, जीन चिकित्सा पद्धतियों औषध नियंत्रण के तरीके खोजे जाएंगे, जिज्ञासा जनित औषध निर्माण आरेख तैयार होंगे। डीएनए द्वारा जांच को देखें तो मानव जीनोम परियोजना से प्राप्त डाटाबेस के आधार पर विशिष्ट मामले में व्यक्ति की पहचान सरल एवं तीव्र गति से संभव होगी। ऐसा उन मामलों में लाभदायक सिद्ध हो सकता है जहां संदिग्ध अपराधी को उसके डीएनए के आधार पर पकड़ा जा सकता है। यह भिन्नता एवं पारिवारिक संबंधों के मामलों में भी सहायक सिद्ध हो सकती है तथा इससे अपराधों में लिप्त व्यक्ति को पकड़ने में, पैतृक झगड़ों व पारिवारिक मामलों को सुलझाने में भी सहायता मिलेगी। इनसे ऐसे सूक्ष्म जीवों में अन्य जीवों की पहचान में सहायता मिलेगी जो कि वायु, मृदा प्रदूषण के कारक व निवारक हैं। जोखिम आकलन। जोखिम आकलन में इसके द्वारा स्वास्थ्य संबंधी खतरे व नुकसान का विशेषतः कम मात्रा में परंतु दीर्घकालीन विकिरण आपावस्था में स्वास्थ्य पर पड़े प्रभाव का आकलन किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त उत्परिवर्तजनों, रसायनों व कैंसर उत्पन्न करने वाले विषाक्त कारकों का स्वास्थ्य पर प्रभाव देखा जा सकता है। आज से लगभग 100 साल बाद चिकित्सा का स्वरूप क्या होगा? निरंतर प्रगति कर रहे जैव प्रौद्योगिकी को देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि जो आज असंभव है वह कल की औषध व निदान की वास्तविकता बन जाएगा। मानव जीनोम की गुत्थी सुलझाने वाले सरकारी और निजी वैज्ञानिक आपसी मतभेदों को अभी तक सुलझाया नहीं गया है, जिससे उनके परस्पर सहयोग में बाधाएं आ रही हैं। मानव जीवन की किताब को पढ़ने की यह परियोजना कई बार विवादों और आरोप प्रत्यारोपों के घेरे में फंसती रही है। यहाँ तक कि मानव डीएनए की संरचना का प्रकाशन भी 2 अलग-अलग विज्ञान पत्रिकाओं में करना पड़ा क्योंकि आंकड़ों को लेकर भारी विवाद था। इस परियोजना के बारे में मानव जीनोम द्वारा 1 लाख से 1.5 लाख तक बनने वाले प्रोटीनों के कार्यों का पता लगाने से निम्नलिखित समस्याओं का निदान संभव हो जाएगा। एक कोशिका से किस प्रकार संपूर्ण मानव बनता है? मस्तिष्क किस प्रकार कार्य करता है? एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से इतने भिन्न क्यों हैं? किस खास चीज़ की भिन्नता और विशेष वातावरण के प्रभाव से विभिन्न लोगों में विभिन्न रोगों के होने की आशंका बढ़ जाती है? मानव जीनोम का पूरा होना हमारे लिए उस पुस्तकालय के प्रवेश द्वार पर पहुंचने के समान है जिसकी विभिन्न पुस्तकों में 300 करोड़ अक्षर बिखरे पड़े हैं। इन पुस्तकों को पढ़ने के लिए सर्वप्रथम हमें उन अक्षरों को मिलाकर शब्दों को पहचानना होगा। अल्पविराम, अर्धविराम व पूर्ण विराम लगाकर वाक्य बनाने होंगे, अर्थात जीनों का पता लगाना होगा। दूसरा महत्वपूर्ण कदम होगा सभी जीनों के कार्यों का पता लगाना। अभी तक मुश्किल से 1000 जीन के कार्यों का पता लगाया जा चुका है, जिसका कदम है उस 97% जंक डीएनए के कार्य का पता लगाना। बायो इन्फॉर्मेटिक्स या जैव सूचना विज्ञान जीव विज्ञान का एक नया क्षेत्र है जिसके अंतर्गत जैव सूचना का अर्जन, भंडारण, संसाधन, विश्लेषण, वितरण, व्याख्या आदि
कार्य आते हैं। इस कार्य में जीव विज्ञान, सूचना तकनीक तथा गणित की तकनीकें उपयोग में लाई जाती हैं। अपेक्षित साधन के बारे में बात करें तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स में निम्न साधन अपेक्षित हैं: कंप्यूटर एवं अन्य हार्डवेयर, इंटरनेट कनेक्शन, वर्ल्ड वाइड वेब, डाटाबेस, उपयुक्त सॉफ्टवेयर। मानव शरीर में अनेक प्रकार के प्रोटीन होते हैं। प्रोटीनों में अमीनो अम्लों की लंबी श्रृंखलाएं होती हैं तथा 20 विभिन्न अमीनो अम्लों द्वारा निर्मित होती हैं। प्रत्येक अमीनो अम्ल के रासायनिक गुण भिन्न होते हैं तथा उनका विभिन्न प्रोटीनों में होने वाला अनुक्रम भी भिन्न होता है। इसके कारण प्रत्येक प्रोटीन एक विशेष रूप से संरचित होता है और यह संरचना उसके द्वारा किए जाने वाले कार्य के लिए हर प्रकार से उपयुक्त होती है। प्रोटीन किसी जीव की जीवन क्षमता और कोशिकाएं क्रियाविधि के लिए सीधे साधे उत्तरदायी होते हैं। प्रोटीनोमिक्स एक ऐसा विज्ञान है जिसे हम मानव शरीर कोशिका में पाए जाने वाले प्रोटीनों की विभिन्न अवस्थाओं में एक ही समय में तथा तीव्र गति से विश्लेषण कर सकते हैं और इससे कोशिका में प्रोटीनों की अंतःस्थिति का मानचित्र तैयार कर सकते हैं। अंग्रेजी में इसे स्ट्रक्चरल जीनोमिक्स कहते हैं। अगर जीनोमिक्स के बारे में हम बात करें तो जीनोम अनुक्रमण परियोजनाओं की सफलता तथा प्रोटीन संरचनाओं को सुलझाने के अनेक प्रयासों ने संरचना व जैव वैज्ञानिकों को संरचना जीनोमिक्स के विकास के लिए प्रोत्साहित किया है। यह क्षेत्र भी विस्तृत रूप से विकसित हो गया है। इसके अंतर्गत मानव के सभी प्रोटीनों की संरचना की गुत्थी सुलझाने का प्रयोजन है। प्रोटीन की हर जीव की संरचना होती है। केवल यही नहीं, पाचन, रोग अवरोधन, शारीरिक, रासायनिक जैसी सभी गतिविधियों का निर्धारण भी करते हैं। संक्षेप में, हर प्राणी का प्राण प्रोटीन ही है। यही प्रोटीन किसी गलत तरीके से अवलित हो या उसके कुछ अंश लुप्त हों तो रोगोत्पत्ति की संभावना रहती है। इसको जानने के लिए प्रोटीन संरचना का ज्ञान होना आवश्यक है। मानव की पहचान उसके गुणों तथा नाम से की जाती है। दो व्यक्ति सभी गुणों में समान नहीं होते। जुड़वा भी चाहे कितने भी समान क्यों ना हो, फिर भी उनमें भिन्नता पाई जाती है। त्वचा का रंग, बालों का रंग, आंखों की पुतलियों का रंग, लंबाई, आवाज़, चलने उठने बैठने का ढंग, बात करने का तरीका, रहन सहन आदि ऐसे लक्षण हैं जिनसे मनुष्य में अंतर और पहचान की जा सकती है। मानव की व्यक्तिगत पहचान और अंतर को कानूनी रूप देने की आवश्यकता पड़ी। प्रत्येक मानव के उंगलियों के निशान भिन्न होते हैं। उनमें आभार भिन्न भिन्न स्थानों पर होते हैं। इस कारण जो चित्र बनता है उसे अंगुल छाप या फिंगरप्रिंट कहते हैं। वस्तुतः कानूनी रूप से मानव की पहचान का तरीका है जो बहुत पहले फ्रांसिस गाल्टन ने निकाला था और आज भी प्रचलित है। ये प्रकृति की देन है। जीवन सूत्र यानी डीएनए संसार के सभी जीवधारियों में मानवों की तरह वंशानुक्रम पर आधारित होता है। यह किसी भी जीव की हर सूक्ष्म इकाई में पाया जाता है। अपने जैविक माता पिता से प्राप्त इस जीवन सूत्रों में छिपी हुई सूक्ष्म विभिन्नताओं के आधार पर प्रत्येक जीव को किसी भी अन्य जीव से अलग पहचाना जा सकता है। अगर इसके उपयोग के बारे में बात करें तो डीएनए फिंगरप्रिंट एक नूतन सशक्त तकनीक है जो निम्नलिखित क्षेत्रों में प्रयोग में लाई जा सकती है: अपराधों एवं पारिवारिक मामलों की जांच, प्रतिरक्षा प्रलेख, आयुर्विज्ञान एवं स्वास्थ्य जांच, वंशावली विश्लेषण, कृषि एवं बागवानी, शोध एवं उद्योग। भारत में डीएनए और फिंगरप्रिंट की बात करें तो 1988 में भारत में हैदराबाद में स्थित कोशिकीय व आणविक जीव विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर लाल जी सिंह के शोध समूह ने इस विधि के लिए BKM नामक रोग को विकसित किया। इस प्रकार डॉक्टर लाल जी सिंह के प्रयासों से आज भारत विश्व का तीसरा देश है जहाँ पूर्णतः स्वदेशी डीएनए फिंगरप्रिंट प्रोब को विकसित किया गया है। अपराधों एवं पारिवारिक मामलों की जांच में देखें तो डीएनए फिंगरप्रिंट के द्वारा रक्त, वीर्य, बाल, विक्षत मृत शरीर के अवशेष, दांत या हड्डी के टुकड़े आदि के माध्यम से व्यक्तिगत स्तर पर सकारात्मक पहचान की जा सकती है। अतः यह विधि हत्या, बलात्कार, अनुचित कृत्यों तथा जघन्य अपराधों, प्रवेश पत्र प्राप्ति, संपत्ति उत्तराधिकार, विवाह विच्छेद एवं दीवानी मुकदमों में माता पिता की सकारात्मक पहचान इत्यादि मामलों में अत्यंत आवश्यक मानी जाने लगी है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति में माता पिता दोनों ही के डीएनए होते हैं। अतः डीएनए की छाप के आधार पर इस बात की पुष्टि की जा सकती है। फोरेंसिक जैव प्रौद्योगिकी अभी एक नया क्षेत्र है जो जंगलों में होने वाले अपराधों को सुलझाने के लिए एक हथियार की तरह प्रयोग किया जा सकता है। भारतीय न्याय व्यवस्था ने डीएनए फिंगरप्रिंट को ठोस साक्ष्य के रूप में स्वीकार कर लिया है। मृतक के शरीर के बिखरे हुए टुकड़ों की पहचान करने के लिए भी इस तकनीक का प्रयोग किया गया है।
पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी एवं पंजाब के पूर्व मंत्री बेअंत सिंह के लिए इसी तकनीक का उपयोग हुआ था। इसके अतिरिक्त उनके अपराधों के मामले इस तकनीक द्वारा सुलझाए गए हैं। प्रतिरक्षा कर्मियों के जीवन सूत्र पैच्छेदिका में संकलित व्यक्ति विशेष क्रमादेशों की दुर्घटनाओं जैसे युद्ध काल या जहाज नष्ट होने के समय मृत रक्षा कर्मियों के शरीर के अवशेषों से डीएनए फिंगरप्रिंटिंग द्वारा प्राप्त क्रमादेशों की तुलना रक्षा कर्मियों की पहचान के लिए एक बहुत ही अर्थपूर्ण विधि हो सकती है। आयुर्विज्ञान एवं स्वास्थ्य जांच में देखें तो गर्भधारण से पूर्व या गर्भ के दौरान ही इस विधि द्वारा आनुवंशिक रोगों या अंतर्जात त्रुटियों की जानकारी प्राप्त की जा सकती है और इन विकारों की आवृत्ति को एक सीमा तक नियंत्रित करके समस्त मानव जाति की समस्या का समाधान किया जा सकता है। कृषि एवं बागवानी के क्षेत्र में बीजों की सही जाति का परीक्षण डीएनए फिंगरप्रिंट के द्वारा किया जा सकता है। यह अधिक उत्तम और वांछित जातियों के विकास में सहायक सिद्ध हो सकता है। यह विधि एक ही प्रकार के नर या मादा पौधों के चयन में सहायक सिद्ध हो सकती है, जैसे अमरूद, खजूर आदि, जिनमें मादा पौधे ही वांछित है तथा लिंग का पता एक लंबे समय के बाद ही चलता है। ऐसे मामलों में इस विधि का प्रयोग करके समय, श्रम एवं धन की बचत की जा सकती है। शोध एवं उद्योग के बारे में बात करें तो डीएनए फिंगरप्रिंट विधि द्वारा कोशिका की मौलिकता प्रमाणित कर अन्य शोध कार्यों में प्रयुक्त करके शोध एवं उद्योग या उद्योग मात्र दोनों क्षेत्रों में उन्नति की अपेक्षा की जा सकती है। जब डीएनए के बहुत से भागों का अध्ययन एक ही साथ किया जाता है तो वह डीएनए फिंगरप्रिंट कहलाता है तथा डीएनए के एक ही भाग का परीक्षण किया जाता है तो उसे डीएनए टाइपिंग कहते हैं, जिनमें अधिक भागों का एक साथ जांचा जाता है। फिंगरप्रिंटिंग की विश्वसनीयता उतनी ही बढ़ जाती है। अगर विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं देखें तो स्टेम क्लोनन के साथ जैव प्रौद्योगिकी ने एक और क्षेत्र को जन्म दिया जिसका नाम है कोशिका चिकित्सा। इसके अंतर्गत ऐसी कोशिकाओं का अध्ययन किया जाता है जिसमें वृद्धि, विभाजन और विभेदन कर ऊतक बनाने की क्षमता हो। सर्वप्रथम रक्त बनाने वाले ऊतकों ने इस चिकित्सा का विचार व प्रयोग शुरू हुआ था। अस्थि मज्जा से प्राप्त ये कोशिकाएं आजीवन शरीर में रक्त का उत्पादन करती हैं और कैंसर आदि रोगों में इनका प्रत्यारोपण कर पूरी रक्त प्रणाली को पुनर्संचित किया जा सकता है। ऐसी कोशिकाओं को स्टेम कोशिका या स्टेम सेल कहते हैं। अगर स्टेम कोशिका को देखें तो हृदय रोग तथा मधुमेह के निदान में विभेदित कोशिकाओं का बड़ा महत्व है। न्यूरोलॉजिकल रोगों में भी विशेषतः तंत्रिकाओं का प्रत्यारोपण इनकी अवस्था में सुधार लाने की क्षमता रखता है। क्षतिग्रस्त अंगों की मरम्मत भी इनसे की जा सकती है। तो ये था हमारा जीनोम परियोजना और डीएनए की पूरी विस्तृत जानकारी के साथ ये अध्याय हमने यहाँ पे पूरा किया।